हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड लेक्चर, है ना। एंड हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था यार कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी हम स्टडी करें तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत सही बात है भाई। इसके बाद बताओ चार्ज क्या होता है ना। चार्ज हमने पढ़ा था कि चार्ज वो फिनोमेना है मैटर का, मतलब मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे पास हम मैटर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है क्या, अपने आसपास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को। वेरी गुड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल्स टू आई टी, है ना। ये चार्ज का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो बताओ इसके साथ साथ क्या क्या यूनिट्स निकलनी चाहिए। एक तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगी यूनिट, बिल्कुल ठीक बात है। और SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम हो जाएगी, है ना। इसके बाद हमने क्या क्या और बहुत सारी यूनिट्स की बात करी थी। बताओ मुझे, बिगेस्ट यूनिट कौन सी थी? फैराडे थी। CGS यूनिट कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर ESU। और एक और बताई थी मैंने, वेरी गुड, फ्रैंकलिन भी थी, है ना। और बताओ मुझको, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इनके बीच के रिलेशंस पढ़े थे हमने, है ना। तो एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी पढ़ी थी, बिल्कुल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन सी थी? AB कूलम्ब। याद आ रहा है कुछ? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था भाई कि इनके बीच में रिलेशंस क्या थे, है ना। तो आपको याद होगा आई होप कि 1 एम्पियर सेकेंड कितना कूलम के इक्वल होता है? 1 कूलम के इक्वल होता है ना। और 1 फैराडे कितने कूलम के इक्वल होता है? 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो ऐसे हमने बहुत सारी और भी यूनिट्स पढ़ी थी कि 1 AB कूलम जो है वो हमारा इक्वल होता है 10 कूलम के, है ना। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी 10 कूलम के इक्वल होती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। और ये भी पढ़ा था हमने कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ कूलम होता है। चलो अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है था डायमेंशनल फॉर्मूला? M0 L0 A1 T1 या फिर M0 L0 T1 A1, कुछ भी बोल लो, सेम बात है। ओके, और क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ी थी इसके बाद कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताओ, चार्ज इज अ, वेरी गुड, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स हम इसको नॉर्मल एरिथमेटिक के फॉर्मूलों से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो वैसे होगी नहीं, हाँ, लेकिन एडिशन कर सकते हैं। आइए वाली बात समझ में। तो आज हमको क्या स्टार्ट करना है? आज हमें स्टार्ट करना है बेटा प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्जेस की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके चलें अबाउट पार्टिकल्स, उनका मास एंड उनका चार्ज, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। वैसे तो आप ये सब कुछ पढ़कर आ रखे हो कहाँ पे? अपनी केमिस्ट्री के अंदर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था 11th के अंदर, वहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ा है। बट स्टिल अगर आप वैल्यूज़ भूल गए हैं तो एक बार याद करें इन वैल्यूज़ को कि क्या वैल्यूज़ थी, है ना। आप सबको पता होगा यार कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास है दैट इज 9.1 × 10⁻³ kg। वेरी गुड। एंड जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। और याद रखना बेटा, इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? -E कह देते हैं। क्लियर है चीज़? क्या कहा मैंने? -1.6 × 10⁻19 कूलम जो है ना, इसे हमने क्या कह रखा है? इसे कह रखा है E। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कभी भी E की, तो आपको अपने मन में होना चाहिए ये कि दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ, साइन को हम इतना ज़्यादा वो नहीं लेते, ठीक है, -E अलग से लगा दिया। यहाँ पे जो E है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। क्लियर है चीज़? चलो, इसके बाद हमने बात करी थी प्रोटॉन की, है ना। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं जल्दी से। दैट इज, उसका जो मास है सबको पता होगा 1.6 × 10⁻27 kg होता है। एंड उसके पास चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? +E। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो है -E। और कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, तो दैट इज +E। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखो, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, है ना। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग है, लेकिन 3rd डेसिमल प्लेस तक इनके मासेस डिफर कर जाते हैं। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए, सब आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना। फिजिक्स के अंदर आप इतना जान लो कि न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। एंड सबको पता होगा न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। इसके पास चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्लियर है? देखो, इसका चार्ज कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। चलो, इसके बाद बात करते हैं एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, ध्यान से सुनना, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सब पढ़कर आए हो ना? नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बस एक बात समझाना चाहता हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझो जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाए। देखो, खुद सोचना इस बात को कि मान लो
मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है किसी आइटम के अंदर और 3 ही मेरे पास प्रोटॉन है। क्या आपको ये वाली बात पता है कि प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं आइटम के अंदर? बिल्कुल भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही रहते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस, है ना। रुक जाओ एक सेकेंड। ये क्या है? ये पूरा ये न्यूक्लियस है। आ रही है वाली बात समझ में? ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन सिंस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, तो हम न्यूट्रॉन की यहाँ पे खास बात करने वाले नहीं है। क्लियर हो रही है वाली चीज़? पक्का? चलो अब इसके बाद बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं फिर। बेटा आप सबको पता होगा कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, है ना। देखो ये रहा, एक फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट्स के अंदर कौन रहता है? इन ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव करते जा रहे हैं, रुके नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी में मूव कर रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे रुका नहीं है, ये ऐसे गोल गोल इसके घूम रहा है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे इसके अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए वाली बात कि जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, वो वहाँ पे मूव कर रहा है। आइए वाली बात समझ में? पक्का? तो एक बात बताओ मुझको कि जब भी हम कहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री, मान लो Na2,8,1 इसी कॉन्फ़िगरेशन है, ये बन गया Na+2,8। तो एक बात बताओ, क्या इसके पास, मान लो ये लेट्स से कि ये एक वो है हमारे पास सोडियम का आइटम है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आया है इसके पास या एक इलेक्ट्रॉन लीव करके गया है? ये प्लस चार्ज आया कैसे है इसके पास? क्या इलेक्ट्रॉन गया है या फिर एक नया प्रोटॉन आया है? तो देखो बेटा, आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा। रिमेंबर दिस, प्रोटॉन बेटा अपना ऑलरेडी फिक्स्ड है किसके अंदर? दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर सकता। आई बात समझ में? तो मूव कौन करेगा? मूव करेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही अपना ऑर्बिट छोड़कर जाएगा या फिर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ये वाली बात समझ में आई? प्रोटॉन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, प्रोटॉन कहीं नहीं मूव करने वाला। प्लीज नोट दिस, है ना। क्या लिखेंगे हम? अभी मैं लिखवाऊंगा, इलेक्ट्रॉन it won't move from its place, sorry, proton, it will never move from its place, it will always stuck inside the nucleus of the atom। आइए वाली बात समझ में? तो जाएगा कौन? जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, मूव भी कौन कर रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा। क्लियर है ये चीज़? पक्का? चलो इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो जल्दी से हम इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा इसको नोट करके लिख लेते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था? आ जाओ देखते क्या पढ़ा हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट यार नॉर्मली सा ये पॉइंट था कि ड्यूरिंग, या फिर एक काम करो ऐसे लिखो, प्रोटॉन्स लिखो, प्रोटॉन्स नेवर मूव फ्रॉम देयर प्लेस, दे ऑलवेज stuck inside nucleus of atom। okay, second point लिखो, only electron can be transferred from one body to another। क्या लिखवाया मैंने? सिंपल सी बात लिखवाई कि प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर हमेशा फिक्स रहेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बाइंड है बेटा, तो वो मूव नहीं कर सकते, है ना। वो ऐसा नहीं कि वही प्रोटॉन ही निकल के भाग गया किसी और के पास, ऐसा कभी नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और वो भी क्यों जा सकते हैं बताओगे? क्योंकि बेटा देखो, उन पे भी फोर्सेस तो हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो फोर्सेज है ना बेटा, वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्रोटॉन के पास है। आइए वाली बात समझ में, है ना। तो प्रोटॉन के पास फोर्सेस क्या है? ज़्यादा हैं, तभी तो वो मूव नहीं कर पा रहा। और इलेक्ट्रॉन के पास फोर्सेस कम है, तभी वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर मूव कर सकता है। आ गई ये वाली बात समझ में? तो चलो अब पहले प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले हम अगली चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। दुनिया को पता है भाई कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। सबको पता है ना वाली बात? चलो अब बात करते हैं कि सर ये एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता कैसे है ना। कैसे आया देख लेते कैसे आया। अब सबको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन नहीं मूव करेगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उस बॉडी के पास प्रोटॉन आया है? नहीं, प्रोटॉन नहीं आया।
इलेक्ट्रॉन शायद चला गया होगा उस बॉडी के पास से। देखो ना, एक बात सोचो कि नेगेटिव का कम होना भी तो पॉजिटिविटी है ना। आ रही है वाली बात समझ में? किसी बॉडी को पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो पॉजिटिव बढ़ा दो उस बॉडी के अंदर, या फिर दूसरा तरीका क्या है, उसके अंदर से नेगेटिव निकालना चालू कर दो। आ रही है बात समझ में? अब इतना तो पता चल गया हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम किसी बॉडी को पॉजिटिव कर दें। कैसे कर दें पॉजिटिव? उसको प्रोटॉन देके। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को अगर पॉजिटिव करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेंगे। तो यही तो लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। बॉडी ने क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। और नेगेटिव चार्ज कैसे आया, उस बॉडी ने क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। आ रही है वाली बात समझ में? नेगेटिव चार्ज कैसे आया, गेन करने से इलेक्ट्रॉन को। और देखो एक और बहुत सिंपल सी बात है, खुद सोचो, हमने जब पढ़ा था बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि बताओ मुझको इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, -e का। तो एक बात बताओगे, ये माइनस चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो खुद सोचो, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो क्या वो पॉजिटिव नहीं बनेगी? उसके अंदर से नेगेटिव कम हो रहा है ना। मान लो पहले -3 थे, अब वो -2 हो गई, तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी है बेटा। वो देखो ना, जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है, और जीरो के बाद क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। आइए वाली बात समझ में? और सिमिलरली वो जो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज किया है, वो कहीं तो जाएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा थोड़ी रहेगा कहीं। तो जिस बॉडी ने भी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी वो बॉडी। आ रही है आपको वाली बात समझ में? क्यों? बिकॉज उसने एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, गेन कर लिया। क्लियर है चीज़? चलो, तो यही लिखा है यहाँ पे कि प्रोटॉन के पास भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज हमारे लिए कहीं मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता बेटा? क्योंकि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का जो कारण होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अभी कवर करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है चीज़? तो ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? पहली प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना। भाई इतनी बात करी हमने कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं मुझे कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूँ फिलहाल आपको, क्योंकि आपकी आवाज़ आ नहीं रही है मेरे पास, है ना। तो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो मेरे पास +3 का चार्ज है ना, और कोई बंदा x बैठा है मेरे पास, ठीक है, उसके ऊपर -3 का चार्ज है। मान लो उसका इलेक्ट्रॉन मैंने छीन के अपने पास रख लिया, तो मेरा जो +3 चार्ज था, क्या वो +2 बन जाएगा खाली? क्यों? बिकॉज मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, नेगेटिविटी मिल गई। आ रही है बात समझ में? और जिसकी नेगेटिविटी मैंने छीनी है, उसके पास पहले क्या चार्ज था, -3, अब कितना हो गया बताओ, -2। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, ए बॉडी है और एक एक्स बॉडी है, ए के ऊपर चार्ज है +3 का, इसके ऊपर चार्ज है -3 का। तो बताओ कैसे आया होगा ये? ऑब्वियसली इस बॉडी ने, ए बॉडी ने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, और इस बॉडी को दे दिए होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आया, है ना, और इसके ऊपर -3 का चार्ज आया। क्या वाली बात समझ में आ रही है? पक्का? बढ़ जाए फिर आगे, है ना। तो देखो यही लिखा है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो मान लो ये न्यूक्लियस था मेरे पास, है ना, ये न्यूक्लियस था मेरे पास, एंड यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, चलो 3 मान लेते हैं प्रोटॉन को, यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर नहीं है, बिल्कुल, है ना। एक और बार देखते हैं हम इसी चीज़ को कि मेरे पास एक और आइटम था, है ना, ये आइटम है मेरे पास, तीसरा आइटम है ये। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर, है ना। तो जल्दी समझते हैं, फालतू की चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना हमें। मान लो इसके पास सिर्फ 2 ही प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, है ना, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अच्छा एक बात बताओ आप मुझको कि अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है चीज़ों को, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या वाली बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले चार्ज कितना था, 3e था, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो 3e होगा, और -3 होगा, लो बस, ठीक है। और 2e का कितना हो जाएगा फिर, -2e। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गया तो क्या पॉजिटिविटी बढ़ी? सही है ना, -3 और -2, है ना, कौन सा ज़्यादा पास है, क्लोज है 0 के, -2 इज क्लोज, दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहती है। और ये देखो पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो -2e का चार्ज, अब -3 का चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर बढ़ा तो इसका चार्ज भी तो नेगेटिव की साइड पे मूव कर गया।
यही तो मैं बता रहा था कि याद रखना, बस इस बात को मेरी अगर आपने याद रख लिया ना आज की क्लास के अंदर, तो आधी चीज़ें तो आप ऐसे ही बना लोगे। और वो क्या है कि हमारे पास ट्रांसफ़र करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही वो पार्टिकल्स है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जाएंगे, और पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है और नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जो Na+ है ना, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है कैसे आया होगा, किसी ने लिख दिया कि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन, या फिर किसी ने लिख दिया रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा आंसर सही जाएगा? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाला आंसर सही जाएगा। आ रही है वाली बात समझ में? पक्का? आगे बढ़ें। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है क्या, कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चलो पहली प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गई, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज मास एसोसिएशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ मुझको, मास तो अकेला रह सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बॉडी के पास चार्ज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी अनचार्ज है। मान लो मैं एक न्यूट्रल बॉडी हूँ, लेट से, है ना, मेरे पास चार्जेस थोड़ी हैं, फिर तो मैं तो रह सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई कि मास इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या चार्ज इंडिपेंडेंटली रह सकता है? नहीं बेटा। देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मैटर की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज इटसेल्फ कोई मैटर थोड़ी है। आ रही है वाली बात समझ में, है ना। देखो, मास तो एक मैटर था, इसीलिए तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं है भाई, वो किसी ना किसी मास के पास ही होगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। हवा में थोड़ी उड़ेगा इलेक्ट्रॉन, हवा में, हाँ बिल्कुल सही बात है, हवा में थोड़ी उड़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करनी है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास चार्ज है तो दैट सिंपली मीन्स उसके पास मास भी होगा, है ना। मान लो ये चार्ज क्यू था, तो आपसे पूछा बताओ इस चार्ज के इसके पास मास होगा क्या? बिल्कुल इसके पास मास भी होगा, है ना। हमने देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखा था, चार्ज किस किस के पास था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास था। तो देखो, जिसके पास चार्ज है उसके पास मास भी तो है। आ रही है वाली बात समझ में? अब आप बोलोगे सर इसके पास तो मास था, इसके पास चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको यही तो बताया, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मास वाली बॉडी के पास चार्ज हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है ना, तो उसके पास मास ज़रूर होगा। आई मेरी बात समझ में? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, है ना। हमने क्या समझा अभी तक? हमने सिर्फ इतनी सी बात समझी है कि अगर किसी बॉडी के पास भाई चार्ज है तो फॉर श्योर उसके पास मास भी होगा, और अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। उसके पास चार्ज हो भी सकता है, उसके पास चार्ज नहीं भी हो सकता। दोनों ही बातें करेक्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों के अंदर कुछ गड़बड़ है। आ रही है वाली बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा अभी? मास एसोसिएशन पढ़ लिया कि चार्ज जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्लियर है चीज़? चलो इसके बाद बात करते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज की। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझेंगे। इनवेरियंस ऑफ चार्ज हमसे कहना क्या चाहता है? देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको पता है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से घूमने लग जाए ना, तो हमारे मास के साथ कुछ हरकतें हो जाएंगी, शायद से हमारा मास ना बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा, अभी आपको ये वाली बात समझ में मेरी थोड़ी कम आई होगी, ये मैंने क्या बोल दिया कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की से मूव करने लग जाएं तो हमारा मास बढ़ जाएगा। देखो, ये हम ना थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर ही आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि हमको जहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना मास एंड चार्ज के बीच में, वहाँ पे इसको कवर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर किसी बॉडी को मैंने स्पीड ऑफ लाइट दे दी ना, तो उसका मास इंक्रीज़ कर जाएगा, उसका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा फिर। आ रही है वाली बात समझ में? लेकिन सिमिलरली मान लो मैंने किसी चार्ज को स्पीड ऑफ लाइट दे दी, तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि उसकी मतलब वो बढ़ जाएगी, उसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीड के साथ जो है ना मास हमारा बढ़ जाता है। अगर मैंने ज़रूरी नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट ही दी जाए, कोई भी स्पीड दी जाए तो हल्का सा मास बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मास जो है हमको ऑब्जर्व भी हो, है ना, बहुत ही पॉइंट्स के अंदर वो मास बढ़ता है। लेकिन अगर हम हाँ एटॉमिक, देखो चीज़ एटॉमिक की बात कर रहे हैं ना हम, तो हम पॉइंट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो मास तो बढ़ेगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। और इसका रीज़न कैसे पता चला हमको? सर, हम मास को तो चलो हमने शायद मेजर करके देख लिया होगा, है ना, लेकिन हमको कैसे पता कि चार्ज के साथ क्या हुआ है? देखो, इसके पीछे ना बहुत सारे वैलिड रीजंस भी हैं। हम इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने किसी चार्ज को स्पीड प्रोवाइड करी तो उसका चार्ज क्यों नहीं बढ़ेगा। आ जाओ इसको समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स से मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और ये उसका एटम मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट शेल बनाया मैंने, और ये बना लिया मैंने उसका सेकेंड शेल, ठीक है। बस 2 ही शेल दिखा रहे हैं, ज़्यादा ड्रामा नहीं करना, है ना। ये मान लो इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्या? ये बताओ मुझे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है? है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये एटम।
अब एक बात और बताओ मुझको, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से मूव कौन करता है, बता सकते हो आप मुझको ये वाली बात? सोचो, बिल्कुल मूव सिर्फ कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे भाई, प्रोटॉन्स अपनी जगह पे स्थित है ना, वो मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स के पास जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है, तो प्रोटॉन्स का चार्ज बढ़ना या कम होना है ना, हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि क्या शायद स्पीड के साथ, हमको नहीं पता अभी कि चार्ज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या चार्ज सेम रहेगा। तो हमने क्या माना कि जब अगर प्रोटॉन की वेलोसिटी ही जीरो है तो ना चार्ज बढ़ेगा ना चार्ज कम होगा, क्योंकि उसके पास तो स्पीड ही नहीं है ना यार। खुद सोचो ये वाली बात, समझ में आई क्या बोला मैंने, है ना? ना उसके पास कोई स्पीड है, तो इसलिए उसके लिए ये वाला कंसेप्ट मैटर ही नहीं करता कि उसका चार्ज बढ़ेगा या फिर उसका चार्ज कम होगा। क्लियर है ये चीज़? अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि मूव कौन कर रहा है। मूव कर रहे हैं भाई हमारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना? मूव कौन कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? और एक बात सोचो ना खुद, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना यार, ठीक है, तो उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी भी ज़रूर होगी ऑब्वियसली। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं है, कुछ तो वेलोसिटी है ना, तो या तो इनका चार्ज बढ़ेगा या फिर इनका चार्ज कम होना चाहिए। लेकिन एक बात खुद सोचो, अगर मान लो इसका चार्ज बढ़ गया, हमने क्या माना कि लेट से कि चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो मान लिया हमने कि चार्ज बढ़ता है, तो 3 प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना होगा? 3e, पॉजिटिव का 3e होगा ना, है ना? और 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जब कुछ मान लो न्यूट्रल था आइटम, तो कितना होना चाहिए? -3e होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो जीरो आएगा चार्ज। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का तो अभी भी +3e रहा, क्यों? बिकॉज वो मूव थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन मान लो इसका बढ़ गया और इसका e की जगह 2e हो गया एक का, तो 2e और 2e कितना हो गया? 6e, तो -6e। क्या ये वैल्यू ज़ीरो आई? ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई, तो स्टेबल ही नहीं है ये। आई वाली बात समझ में क्या कहा मैंने? ये जो एटम है, अगर मान लो बेटा कि चार्ज बढ़ जाए, है ना, अगर मान लो चार्ज बढ़ जाए स्पीड के साथ, तो ये एटम कभी स्टेबल ही नहीं रह सकता। और सिमिलरली अगर चार्ज बेटा कम भी हो जाएगा ना, तब भी ये स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज बेटा +3 को -3 ही कैंसिल कर सकता है। और अगर चार्ज बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ना ये -3 कभी रह सकता है क्या? आप मुझे खुद बताओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही अगर चेंज हो जाएगा तो वो कैंसिल कैसे करेगा प्रोटॉन के चार्ज को? ये वाली बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल सी वाली बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं या फिर हम स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं, तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आता। ये वाली बात समझ में आई क्या कहा मैंने, है ना? और वो क्यों नहीं आता? बिकॉज अदरवाइज एटम न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो कैसे लिखोगे इस चीज़ को स्टेटमेंट में? आ जाओ उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, है ना, कि क्या रीज़न है हमारे पास ऐसा, हमने क्यों कहा कि जो अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ भी कर दें ना या फिर डिक्रीज़ भी कर दें, तब भी चार्ज के अंदर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। तो लिखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन होता है भाई और ये डिक्रीज का साइन होता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, देन द एटम कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल, है ना, एटम न्यूट्रल रह नहीं पाएगा। बट हमें तो पता है, बट वी नो दैट एटम इज न्यूट्रल, है ना। अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं बेटा हम। आ रही है वाली बात समझ में? बताओ, है ना, अपनी ही बात को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लो अगर जो वैल्यू है चार्ज की वो बढ़ने या कम होने लग जाए, ठीक है, तो एटम बेटा न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। एंड सिंस वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, पर ऐसा होता थोड़ी है, हमें पता है एटम न्यूट्रल है। आई ये वाली बात समझ में? पक्का? तो चलो, इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ और रहती हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब पूरा आपका टास्क क्या है, जितना भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, है ना, और जितना आज की क्लास में पढ़ा है ना, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने जितना भी पढ़ा था, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी एक क्लास में मैं प्रॉपर्टीज़ कवर कर दूंगा पूरी की पूरी, और एक लेक्चर और लगेगा, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और जहाँ जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं हम वहाँ से सारे क्वेश्चन को चूज़ करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच ऑफ देम, है ना। जितने भी वैरायटी हो सकती है क्वेश्चन की उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट टिल देन आपका काम क्या है, जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें एंड समझें। ओके, थैंक यू।